जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं भूगोल की इकाई 1 अध्याय से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड तथा अन्य सभी बोर्ड के लिए अति आवश्यक होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। प्रश्न है, कोयला से संबंधित प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर अनवीकरणीय है, दूसरा है नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय है, कोयला क्या है, अनवीकरणीय है। नवीकरणीय नहीं होगा, रिन्यू नहीं हो सकता है। जैव भी नहीं होगा। जैव जो उसमें आते हैं दोस्तों जिनमें जीव होता है, मनुष्य वगैरह, जो पशु पक्षी, ये सब जैव में आ जाएंगे। अजैविक घटक जो है अजैव में आते हैं, जैसे पानी हो गया या फिर पत्थर हो गया, हवा हो गया, ये सब जैव में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, ये है अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। ये मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, अचक्रीय है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है, दोबारा हम पूर्ति कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में आया है। सौर ऊर्जा ये पुनः पूर्ति योग्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। कितने किलोमीटर, जो प्रत्येक देश की अपनी तटरेखा होती है उससे कितना किलोमीटर जो है, कितना किलोमीटर समुंदर के अंदर जो है, ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है 100 NM, 200 NM, 150 NM, 250 NM। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 200 mm, 200 NM। इस प्रश्न का राइट आंसर है 200 NM, 200 NM। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 NM है। अगला प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से या फिर संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, डाकू शब्द आया है, सीधी बात है, आपको समझना है कि ये अनियोजित विदोहन ही करेंगे। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तब भी इस प्रश्न का राइट आंसर आप मार सकते हैं, बी है इस प्रश्न का राइट आंसर, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ये प्रश्न है कि समुद्र के अंदर जो है कितने क्षेत्र तक जो है। प्रश्न नंबर है दोस्तों 5, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ये प्रश्न है। ऑप्शन में है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर और 19.2 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर है 12.2 किलोमीटर। याद रखना, 12.2 किलोमीटर ये महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 12.2 किलोमीटर। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी का फायदा हो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन है, गहन खेती है, अति पशुचारण है, अधिक सिंचाई है। दोस्तों, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आप देखते हैं फसल, गेहूं का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा फसल का उत्पादन होगा तो सिंचाई भी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न था
और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का एक ही जो है कारण है, ये है अधिक सिंचाई के कारण ऐसा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सोपानी कृषि दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर है हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोपानी कृषि तो हर कोई जानता है, कहाँ पर होगा? पहाड़ पे ही होगा, ठीक है, पहाड़ पर होगा। हरियाणा में नहीं, गलत हो गया। पंजाब गलत हो गया। बिहार का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में कहाँ से होगा? नदी बहेगी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ पर जो है क्या होता है? सोपानी कृषि होता है। सोपानी कृषि वहीं पर होता है जहाँ पर बर्फ जमा रहता है, बर्फ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड की एग्जाम से पहले आपको ये वीडियोस देख के जाना है। बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रश्न अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में तो कहाँ से मरुस्थल है? राजस्थान। यस, राजस्थान में हम लोग जानते हैं थार का मरुस्थल फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये मरुस्थल थार का। तो राजस्थान सही हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन देख लेते। कर्नाटक गलत हो गया, महाराष्ट्र भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन है, बेंजीन तो नहीं होगा, गलत है। यूरिया है, ये भी गलत है। एंड्रीन, यस, राइट आंसर सी है इसका। इसका जो राइट आंसर है सी है। ये एंड्रीन नाम का रसायन है। ये जो है क्या करता है? मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, याद रखना। मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेढक के प्रजनन को नष्ट कौन करता है? तो एंड्रीन करता है। फॉस्फोरस गलत हो गया। तो एंड्रीन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, एंड्रीन, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? पूछ रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन से हमें पूछ रहा है। बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, यस रेगुड़ मृदा। बलुई मृदा गलत है, लाल मृदा गलत है, पर्वतीय मृदा गलत है। रेगुड़ मृदा कहते हैं काली मृदा को, जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो भाग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि कपास का उत्पादन इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकाई फर्स्ट का हम लोग तीसरे पार्ट की ओर चलेंगे। मृदा संसाधन से क्वेश्चन से इसमें प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। उजला ग्रह कभी पृथ्वी को नहीं कहते हैं। नीला ग्रह, यस, नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी जो है लगभग जो है 71% जो है पानी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। यही प्रश्न का हमारा उत्तर सही है। लाल ग्रह नहीं कहेंगे, लाल ग्रह तो मंगल को कहते हैं। हरा ग्रह भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? पूछ रहा है कि जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है। जल का महासागर में पूछ रहा है, याद रखना। 9.5% दिया है ये ऑप्शन में। दो ऑप्शन में 95.5% दिया है, तीसरे में 96% दिया है और चौथे में 96.5 दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये 96.5%। 96.5% जो है ये जल का भाग महासागर में है और बाकी जो है
बाकी जल नदी में है, उसके बाद भूगर्भ में है। ये जल को छोड़ करके 96.5% जो है महासागर में, याद रखना 96.5%। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? भारत का मंदिर किसने कहा है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, पंडित नेहरू यस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को, जो परियोजनाएं हमारी, जो परियोजना है, बांध परियोजना है, उनको क्या कहा है? भारत का मंदिर कहा है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है और लाइक करना है ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणी के शरीर में पूछ रहा है। जो पशु मानव भी एक पशु है, सामाजिक पशु है, ठीक है। तो पशु है, प्राणी है, इनके शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा होता है? ऑप्शन ए में है 55%, बी में है 60%, सी में है 65% और डी में है 70%। 70%। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 65%। याद रखना दोस्तों, अगर प्राणी में कहेगा तो 65%। अगर हम कहेंगे कि पौधा में कितना होगा, तो पौधा में 65% से लेकर के 99% तक जल की मात्रा हो सकती है, याद रखिएगा। परंतु प्राणी में 65%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 65%। प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो 65%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन मतलब जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। अति जल दोहन का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में उपयोग कर रहे हैं तो इसके कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये क्वेश्चन है। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। यस, आर्सेनिक इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। तो आर्सेनिक तत्व का अति जल दोहन के कारण जो है आर्सेनिक तत्व की मात्रा जो है बढ़ गई है, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट इस प्रश्न का हो जाएगा बिहार में। अगर यही पश्चिम बंगाल होता तो पश्चिम बंगाल में भी आर्सेनिक का मात्रा ही बढ़ा है अति जल दोहन के कारण, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन होता कि राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट में होता तो आ जाता फ्लोराइड, याद रखना। फ्लोराइड, जो फ्लोराइड है, ये जो ऑप्शन ए वाला है, ये कहाँ पर बढ़ा है? राजस्थान और महाराष्ट्र। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको लाइक करना है। भूगोल के 10वीं क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। चलते हैं दोस्तों, इकाई पहला का ये जो पार्ट है, ये चौथा पार्ट हम पढ़ेंगे अब। प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 का पूछ रहा है दोस्तों। 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा इसका 19.27%। 19.27%। 2001 के आंकड़ा के अनुसार हम देखेंगे तो भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन था? तो ये 19.27% पे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में। ये है ऑप्शंस दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमको ये समझना है कि यहाँ पर कोई ईयर नहीं दिया है। 2019 में भी रिपोर्ट आया हुआ है, 2021 में भी रिपोर्ट आया हुआ है। तो इस प्रश्न को जो हम समझेंगे, जो करेंट के रिपोर्ट है उस अनुसार से हम समझेंगे। तो 2021 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भारत में वन जो है 24.62% है। 24.62% है। जब अगर ये 2019 के अनुसार पूछेगा क्वेश्चन तो हो जाएगा हमारे पास
24.56% वन होगा, याद रखिएगा। अगर 2019 के अनुसार क्वेश्चन पूछता है तो 24.56% और 2021 के अनुसार 24.62% भारत की भूमि पर वन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, फिर 20 है और फिर 7.1% है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7.1% पर वन का फैलाव है, याद रखिएगा। ये जो बुक है उसके अनुसार डाटा है, 7.1% होगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ये प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं प्रश्न को। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? देश के कुल क्षेत्र का ये पूछ रहा है, मतलब 100% अगर देखेंगे पूरे देश में तो उसमें से कितना प्रतिशत यहाँ पर है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वन? ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60.11%। 60.11% हो जाएगा। अगर हम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में देखेंगे तो 188 आदिवासी जिला जो है उसमें 100% अगर हम देखेंगे उसमें से जो 60.11% वन मिलेगा, 60.11%, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। केरल नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, सब कोई जानते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सबका फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 4 वर्ग में, 3 वर्ग में, 5 वर्ग में, इनमें से कोई नहीं, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर देखेंगे दोस्तों इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, 3। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से तो 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। अगर यही पूछता कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर, वृक्षों के घनत्व के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 5 भाग में। 5 आ जाता ऑप्शन, याद रखिएगा। और पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन हमारे से पूछा है कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो 3 भाग में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है? ये 1951 लगभग आज़ादी के बाद से 1980 के बीच का डाटा क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन है 30,000, बी में है 26,200, सी में है 25,200 और डी में है 35,500। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26,200। 26,200, याद रखिएगा। 26,200 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। इतना जो है 1951 से 1980 के बीच में इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो चुका है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान की धारा 21 का संबंध पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ भूगोल में, ठीक है, कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है ये 21 धारा,
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम देखेंगे कि ये संविधान की जो धारा 21 है, 21 धारा में जो है 21 की आर्टिकल 21 की 47, उसके बाद 48 और 51A इन सब में जो है इसका जिक्र है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। संविधान की धारा 21 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक एनजीओ की बात कर रहा है दोस्तों, एनजीओ एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन था। 1948 के अनुसार पूछ रहा है कि विश्व में कितना प्रतिशत वन था। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम एनजीओ की बात कर देंगे। अगर हम एनजीओ की बात करेंगे तो ये एफएओ की बात कर रहा है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये एनजीओ है, एक वैश्विक संस्था कहेंगे। ठीक है, इसके अनुसार जो है अगर हम देखेंगे ये ऑप्शन में 6 अरब, 4 अरब हेक्टर, 8 अरब हेक्टर, 5 अरब हेक्टर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 4 अरब हेक्टर। याद रखिएगा, 4 अरब हेक्टर 1948 में विश्व में वन था। किसके अनुसार? एनजीओ एफएओ के अनुसार, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। देखिए यहाँ पर ए में है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी में है वेटलैंड कन्वेंशन, उसके बाद डी में है विश्व आपदा कन्वेंशन और जो है घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। 1968 में बोला है इसलिए अफ्रीकी कन्वेंशन हो गया। अगर 1971 में बोलता तो 1971 में वेटलैंड कन्वेंशन होगा था, रामसर वाला, रामसर शहर में ईरान के हुआ था वही, याद रखिएगा। तो ये 1971 में हुआ था। 1968 क्वेश्चन में पूछा है तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जीव जो भारत में पाया जाता है? घड़ियाल है, डॉल्फिन है, व्हेल है, कछुआ है। तो इसका राइट आंसर घड़ियाल होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन घड़ियाल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ लोग डॉल्फिन मार के आते, डॉल्फिन नहीं होगा। ठीक है, गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ियाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबूतर है, कबूतर नहीं हो सकता, हंस नहीं हो सकता, मयूर, यस मोर, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, तोता भी नहीं है। एक ही पक्षी हो सकता है, ठीक है, और वो मोर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ए ऑप्शन में है, बी में सुंदरवन है, सी में पश्चिमी तटीय प्रदेश है और डी में है पूर्वोत्तर राज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन, पश्चिम बंगाल वाला। पश्चिम बंगाल वाला जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ये जो है मैंग्रोव वन। दूसरा नंबर पे आ जाएगा अंडमान निकोबार। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुंदरवन। सुंदरवन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 14 है, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। यस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसर। टेक्सोल किस में प्रयोग होता है?
कैंसर में होता है, कैंसर, कैंसर के इलाज में होता है टैक्सोल, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैंसर के इलाज में किया जाता है इसका प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा अगला है, चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो हर कोई जानता है चरक जो है बहुत बड़े जो है ये क्या थे, आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है, और ये भारत से इनका संबंध है, भारत की भूमि से संबंध है। तो चरक का संबंध भारत से, याद रखिएगा, भारत से है। चलते हैं दोस्तों, इकाई 1 जो भूगोल है उसके ये 5वें पार्ट की ओर हम चलते हैं। खनिज संसाधन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? एनसीईआरटी डाटा के अनुसार जो है ये 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं और 200 हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। कितने खनिज भारत में पाए जाते हैं? लगभग 100। ये लगभग वाला आंकड़ा है दोस्तों, लगभग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण पूछ रहा है इनमें से। प्रश्न है, ऑप्शन है दोस्तों, पहले तो हम समझ लेते हैं लौह युक्त खनिज कौन से होते हैं। देखिए, जिसमें लोहा का मात्रा पाया जाएगा, जिस खनिज में लोहा का मात्रा पाया जाएगा वह सब खनिज हो जाएंगे लौह युक्त खनिज। ऑप्शन में हम चलते हैं मैग्नीज, यस, पहला ही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि मैग्नीज में लोहे का अंश पाया जाता है तो लौह युक्त खनिज मैग्नीज हो जाएगा। अभ्रक नहीं होगा, बॉक्साइट भी नहीं होगा और चूना पत्थर भी नहीं होगा। इसमें दोस्तों जो है मैग्नीज हो गया, उसके बाद निकल रहता ऑप्शन में तो निकल भी हो जाता, टंगस्टन भी हो जाता, ये सब जो है ये लौह युक्त खनिज है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज पूछ रहा है दोस्तों, अधात्विक खनिज। ऑप्शन ए में है सोना, बी में है टीन, सी में है अभ्रक और डी में है ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज है, अभ्रक अधात्विक खनिज है। अभ्रक प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हम लोग जब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि लोहा का खोज हो गया था, याद रखिएगा। और इस प्रश्न का भी राइट आंसर सोना नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, लोहा, यस। लोहा को सभी उद्योगों का जननी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी हम उद्योग लगाते हैं कहीं ना कहीं लोहा से बना जो है मटेरियल्स, लोहा से बना वस्तु का प्रयोग तो होगा ही होगा। तो इसको जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार पूछ रहा है। लिग्नाइट, लिग्नाइट तो कोयला का प्रकार है दोस्तों, ये कहाँ से होगा? हेमेटाइट, यस, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है? ये लोहे का प्रकार है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। बिटुमिनस, ये भी कोयला का प्रकार है, ये गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट ये लोहे का प्रकार है, लौह अयस्क का प्रकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस है ये सभी बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के लिए 10वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक राज्य पूछ रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन है? भारत का।
दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। अगर हम लेटेस्ट डाटा के अनुसार देखेंगे, तो आंसर होगा उड़ीसा। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा होगा, याद रखिएगा। लौह उत्पादक राज्य सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ से प्रश्न है। 10%, 20%, 30%, 40%। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है कि कितना परसेंट जो है लोहा का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20%। 20% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 20% करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का निम्न में क्या स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। मैग्नीज उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्नीज उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो हम देखेंगे कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, 3rd नंबर है, 3rd नंबर। याद रखिएगा, पहले पर रूस आता है और दूसरे पर हम देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका आता है। दक्षिण अफ्रीका दूसरे पर आता है और तीसरे पर हमारा प्यारा भारत आता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज का उपयोग होता है इस्पात बनाने में, 1 टन इस्पात बनाने में। याद रखिएगा, 1 टन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए में है लौह अयस्क, बी में है मैग्नीज, सी में है टीन और डी में है तांबा। तो हम देखने जाएंगे, मैग्नीज में नंबर 1 है, मैग्नीज में नंबर 1 है उड़ीसा, और अभी लोहा में भी हो चुका है। याद रखिएगा, लोहा में भी हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का, याद रखिएगा। ये सब क्रीम क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख करके जाना है। ये इकाई फर्स्ट का वीडियो है, इसी प्रकार से आपको बाकी इकाई का वीडियो मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी का फायदा हो। तो चलते हैं, अगला प्रश्न जो है एल्युमिनियम से है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? मैग्नीज का नहीं पड़ेगा, टीन अपने आप में एक खनिज ही है, लोहा भी नहीं होगा, ये लोहा है दोस्तों, लोहा ऑप्शन में है। उसके बाद ये बॉक्साइट, यस, बॉक्साइट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम किस में से निकाला जाता है? ये बॉक्साइट में से निकाला जाता है। Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तांबा का भंडार, कॉपर से संबंधित क्वेश्चन है। तांबा का भंडार कितना है? 100 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन है, 150 करोड़ टन है, 175 करोड़ टन है। ये क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़। 125 करोड़ जो है टन, यहाँ पर टन क्या है? तांबा है देश में, लगभग आंकड़ा है और एनसीईआरटी बेस्ड आंकड़ा है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक है दोस्तों? अभ्रक, माइका अंग्रेजी में इसको कहते हैं, माइका कहते हैं। अभ्रक का उत्पादन में बिहार झारखंड से क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत है इनका? 60%, 70%, 80%, 90%। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार और झारखंड से देश का कुल 80% जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। 80%, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर होगा दोस्तों। 60 से 65% जो होता है ये सीमेंट में क्या होता है? सीमेंट में तो ये चूना ही होता है, याद रखिएगा, चूना होता है, चूना पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है, याद रखिएगा दोस्तों, चूना पत्थर। चलते हैं दोस्तों, अगला जो भाग है इकाई फर्स्ट ही हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। इकाई फर्स्ट का ये शक्ति ऊर्जा संसाधन जो है उनसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। कहाँ पर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है असम। असम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। असम में जो है ये खनिज तेल का विशाल भंडार है, हम देखते हैं। उसके बाद डिगबोई, नहरकटिया और यहाँ पर जो है ये सब क्या है? तो यहाँ पर ये तेल शोधन क्षेत्र भी है, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम। प्रश्न दूसरा है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? परमाणु ऊर्जा केंद्र पहला भारत का कौन सा है? हर कोई जानता है, तारापुर। कल्पक्कम नहीं है, नरोड़ा नहीं है, राणा प्रताप सागर नहीं है। तो तारापुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तारापुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम स्थापना की बात करेंगे कि तारापुर में जो है, तारापुर परमाणु विद्युत जो है परमाणु शक्ति का कब हुआ था स्थापना? तो ये हो गया था 1969 में, याद रखिएगा, 1969 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, कौन सा सौर ऊर्जा अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? क्वेश्चन ये है। जल है, सौर है, कोयला है, पवन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं बाकी की जो ऑप्शन है, जल तो क्या है? नवीकरणीय है, सौर भी नवीकरणीय है, पवन नवीकरणीय है, कोयला। कोयला इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोयला जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का माध्यम है, ये ऊर्जा संसाधन है, संसाधन हम कह सकते हैं, संसाधन दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा अगला है, प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, ये तो प्राथमिक ऊर्जा का ही संसाधन है, ठीक है। पेट्रोलियम भी प्राथमिक में ही आ जाएगा और प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक में ही आ जाएगा। विद्युत नहीं है, विद्युत जो है सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, ये सेकेंडरी हो जाएगा, प्राथमिक नहीं है। विद्युत याद रखिएगा सेकेंडरी का उदाहरण है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। मैट्रिक क्लास से लेकर के और जो वीडियोज बाकी हैं सब्जेक्ट के आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पूछा है, कोयला। गैर पारंपरिक स्रोत, सॉरी दोस्तों, गैर पारंपरिक स्रोत पूछा है ऊर्जा का कौन सा है? तो विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है। देखिए सौर ऊर्जा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत स्रोत है, जबकि कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत में आ जाएंगे दोस्तों। विद्युत भी परंपरागत में ही आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्राथमिक नहीं है परंतु ये परंपरागत है। और जो है गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले से संबंधित क्वेश्चन है। ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से
कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व, गोंडवाना समूह। याद रखिएगा। गोंडवाना समूह से कुछ जानकारियां हैं जो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। ये गोंडवाना समूह जो है, ये क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। इसमें 4 प्रमुख भ्रंश घाटी आती हैं दोस्तों। 4 प्रमुख भ्रंश घाटी आती है, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और 2 गोदावरी घाटी। ये सब में चारों जो है गोंडवाना समूह से रिलेटेड जो 4 घाटियां हैं, सब में क्या पाया जाता है? तो ये कोयला पाया जाता है। याद रखिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, कितने हैं? तो इसमें जो है दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। इसका नाम जो है गोंडवाना क्यों पड़ा? क्योंकि ये भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा। गोंडवाना लैंड से ही दक्षिणी गोलार्ध और भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य पूछ रहा है। कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन में झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। 1 नंबर पर छत्तीसगढ़। उसके बाद हम 2 नंबर देखेंगे तो उड़ीसा है। ये करेंट आंकड़ा के अनुसार है। 2 नंबर उड़ीसा है और 3 नंबर पर झारखंड है। याद रखिएगा, झारखंड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार पूछ रहा है दोस्तों। यहां पर पूछ रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ये क्वेश्चन है एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। देखिए, चारों ये जो है कोयला का ही प्रकार है, परंतु इनमें सबसे बेहतरीन कोयला अगर हम देखने जाएंगे तो ये होगा एंथ्रासाइट होगा। प्रश्न का उत्तर हमारा ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। अगर पूछ देता कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है तो ये हो जाता पीट हो जाता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सॉरी दोस्तों, प्रश्न हमारा है 9 नंबर है। यहाँ पर 9 नंबर है प्रश्न, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, मुंबई हाई से क्वेश्चन है। ये कोयला के निर्यात हेतु है, तेल शोधक कारखाना हेतु है, खनिज तेल हेतु है, परमाणु शक्ति के लिए है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये खनिज तेल हेतु। जितना भी पेट्रोलियम निकाला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में यहाँ से भी निकाला जाता है, मुंबई हाई से। देखिए दोस्तों, तेल शोधक कारखाना यहाँ पर नहीं है। यहाँ से तेल निकाल करके कहीं और ले जाके जो है फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो ये खनिज तेल के लिए ये मुंबई हाई फेमस है। याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 10 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी का फायदा हो। ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। 4 ऑप्शन यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे प्रथम तेल शोधक कारखाना का देश का, तो ये डिगबोई में स्थापित किया था। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, डिगबोई में 1901 में। याद रखिएगा, 1901 में स्थापित किया गया था भारत का प्रथम तेल कारखाना डिगबोई, असम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम है, पेट्रोलियम है, चूना पत्थर है, कोयला है। तो हर कोई इस प्रश्न का राइट आंसर जानता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, कोयला से नहीं, पेट्रोलियम से। याद रखिएगा, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित क्वेश्चन है। नर्मदा, झेलम, सतलुज, ब्यास। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतलुज।
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, सतलुज नदी पर, याद रखिएगा। ये वही सतलुज नदी है दोस्तों, ये वही सतलुज नदी है जो शिपकीला दर्रा से पास होती है, भारत में एंट्री लेती है शिपकीला दर्रा से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पे। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर है 13। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है, कौन सा है? तुंगभद्रा है, शरावती है, ये शरावती है दोस्तों, ऑप्शन ये शरावती, याद रखिएगा, शरावती है, चंबल है, हीराकुंड है। हीराकुंड तो उड़ीसा में है, कहाँ होगा? चंबल नदी हम लोग देखते हैं, चंबल कहाँ हो जाएगा? शरावती भी नहीं होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी घाटी जो है ये कर्नाटक राज्य में है, ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, बिहार का क्वेश्चन है, बरौनी में है, गया में है, कटिहार में है, समस्तीपुर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। बरौनी में जो है ये ताप विद्युत केंद्र स्थित है, याद रखिएगा, बरौनी में। बरौनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बरौनी के बाद अगर हम देखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कांती, मुजफ्फरपुर में जो है कांती है, ठीक है, कांती ताप विद्युत परियोजना है। कहलगांव भागलपुर में भी है, नबीनगर औरंगाबाद जिला में है, ठीक है, और बाढ़ में भी, बाढ़ पटना में भी ये ताप विद्युत केंद्र है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न ये है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का पूछ रहा है। डिगबोई है, झरिया है, झरिया तो कोयला से है, डिगबोई अभी हम बताए हैं पेट्रोलियम से है, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जादूगोड़ा झारखंड में है, झारखंड में है जादूगोड़ा, झारखंड में है, और ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह पूछ रहा है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह पूछ रहा है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ये एशिया का जो प्रश्न पूछा है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है तारापुर है, अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ये तारापुर ये डाटा दिया है, ठीक है, कल्पक्कम नहीं, नरोड़ा नहीं, कहेगा भी नहीं, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बुक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं, ये तो पहाड़ी इलाके हैं। राजस्थान, यस, राजस्थान में जो है थार का मरुस्थल है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। मेघालय भी नहीं है, पर ये तो पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारे इस क्लास का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर इकाई फर्स्ट जो है भूगोल का ये कंप्लीट होता है, इसके दूसरे इकाई हैं उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस बहुत जल्द मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम से पहले आपको इस वीडियो को देख करके जाना है ताकि सबका फायदा हो। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 18 है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी, कोसी नदी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों आपको हम बता दें कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु जो है अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा खंभात, खंभात होगा दोस्तों। हिंद महासागर का प्रवेश द्वार किसको अगर पूछता है, कौन सा क्वेश्चन है, तो हिंद महासागर का प्रवेश द्वार जो है ये मन्नार की खाड़ी को कहते हैं, मन्नार की खाड़ी को
हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, याद रखिएगा। 7,000 मेगावाट यहाँ से उत्पादन होता है, 7,000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत यहाँ खंबात की खाड़ी में, याद रखिएगा। और मन्नार की खाड़ी जो है ना, मन्नार का खाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। मन्नार की खाड़ी तो मछली उत्पादन के लिए फेमस है, याद रखिएगा, मछली। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। थैंक यू दोस्तों।